तो आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं वे साल 2035 की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश करते हैं। एक तस्वीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में मदद कर रहा है, जैसे बीमारी, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर वो थोड़ी धुंधली और कह सकते हैं डरावनी है, जिसमें एआई समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, असमानता बढ़ा रहा है और ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में दे रहा है। तो सवाल यही है कि इनमें से कौन सा भविष्य हकीकत बनेगा और इसकी चाबी वो किस चीज में छिपी है। बिल्कुल सही पकड़ा। आज की चर्चा का सार यही है। हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि एआई कोई भारी ताकत नहीं है जो हम पर हावी हो जाएगी। अच्छा। ये एक आईने की तरह है। 2035 का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम यानी इंसान आज क्या फैसले लेते हैं। ये चर्चा इस बारे में नहीं है कि क्या एआई आएगा, वो तो आ ही चुका है। सही बात है। बल्कि इस बारे में है कि हम कैसा एआई चाहते हैं, और इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आज हम खड़े कहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 2035 की ऊंची छलांग लगाने से पहले जरा आज की जमीन देख लें। एआई अब कोई भविष्य की चीज तो रही नहीं, ये हमारे आज का हिस्सा है। हम शायद ध्यान भी नहीं देते, लेकिन फोन पर रास्ता ढूंढने से लेकर ऑनलाइन खरीदारी में क्या खरीदें ये सुझाव देने तक, यहाँ तक कि किसे नौकरी पर रखना है, इन सब फैसलों में एआई शामिल हो चुका है। और यहीं पर पहली गांठ पड़ती है। इन स्रोतों में एक बड़ी चिंता बार बार उठाई गई है, जिससे ब्लैक बॉक्स की समस्या कहते हैं। ब्लैक बॉक्स? हाँ, कई मौजूदा एआई सिस्टम इतने जटिल हैं कि हम डेटा तो अंदर डालते हैं और फैसला बाहर आ जाता है, लेकिन बीच में उसने किस तर्क पर काम किया, ये कई बार उसके बनाने वाले भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि गणित के इम्तिहान में जवाब तो सही आ गया, पर ये नहीं पता कि उसे हल कैसे किया। बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना एक बहुत ही उलझे हुए सपने को समझने की कोशिश करने से करते हैं। आपको नतीजा तो याद है, पर वो नतीजा आया क्यों और कैसे, ये सब धुंधला है। ठीक वही। और जब आप इन ब्लैक बॉक्स सिस्टम को पक्षपाती यानी भेदभाव वाले डेटा पर ट्रेन करते हैं, जो कि अक्सर होता है। हाँ, क्योंकि हमारा समाज ही वैसा है, तो ये एआई बिना सोचे समझे उन भेदभावों को और पक्का कर देता है। और क्योंकि कोई नियम कानून की रफ्तार इतनी तेज नहीं है, तो एक तरह की दौड़ लगी हुई है। कैसी दौड़? तकनीकी क्षमता और मानवीय निगरानी के बीच की दौड़। अच्छा। कंपनियां तो रॉकेट की रफ्तार से नए नए एआई मॉडल ला रही हैं, लेकिन हमारे समाज की, हमारी सरकारों की क्षमता कि वो इनके असर को समझ सकें और जरूरी नियम बना सकें, वो काफी पीछे चल रही हैं। इन रिपोर्ट्स में इसे बढ़ता हुआ अंतर कहा गया है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में एआई के नैतिक इस्तेमाल पर बहस तेज हो रही है, जो शायद 2035 तक इस खाई को पाटने के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दे। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। स्रोत भविष्य के दो बड़े खतरों की बात करते हैं जी। और पहला वाला तो ऐसा है जिसकी आहट हमें आज भी सुनाई देने लगी है, आर्थिक असमानता। हाँ। ऑटोमेशन से नौकरियां जाने का डर तो खैर पुराना है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। खतरा सिर्फ फैक्ट्री के मजदूरों या ड्राइवर की नौकरियों को नहीं है, जैसा हम सोचते आए हैं। अच्छा। एक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला अनुमान है कि 2035 तक एआई कानूनी सलाहकारों के लगभग 40% काम और सॉफ्टवेयर कोडर्स के 30% काम को स्वचालित कर सकता है। मतलब वाइट कॉलर जॉब्स। जी। ये तो वो सुरक्षित नौकरियां हैं जिनके बारे में हम सोचते थे कि हमेशा इंसान ही करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हर तकनीकी क्रांति में पुरानी नौकरियां जाती हैं और नई बेहतर नौकरियां पैदा होती हैं। औद्योगिक क्रांति के समय भी यही हुआ था, कंप्यूटर आने पर भी यही हुआ। तो क्या स्रोत बताते हैं कि इस बार ये अलग क्यों हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसी पे जोर देते हैं। फर्क यह है कि पिछली क्रांतियों ने इंसान की शारीरिक मेहनत की जगह ली, हाँ, जिससे इंसान के दिमाग वाले कामों की कीमत बढ़ गई। एआई पहली बार सीधे सीधे इंसान के दिमाग वाले कामों यानी संगठनात्मक कार्यों से मुकाबला कर रहा है। अच्छा। इससे एक बहुत बड़ी खाई पैदा होने का खतरा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो एआई को बनाते हैं, उसे चलाते हैं और उससे फायदा कमाते हैं, और दूसरी तरफ वो विशाल आबादी होगी जिसकी नौकरी एआई ने छीन ली है। सही बात। ये सिर्फ बेरोजगारी का मामला नहीं है, ये समाज के ताने बाने पर एक गहरा तनाव डाल सकता है। तो अगर एक तरफ ये आर्थिक खाई गहरी हो रही है, तो जाहिर है कि इससे जुड़ी हुई शक्ति भी कुछ ही लोगों के पास जा रही होगी। क्या स्रोत इस पावर शिफ्ट के बारे में कुछ बताते हैं? बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा खतरा है और शायद पहले वाले से भी ज्यादा गंभीर। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे उन्नत एआई सिस्टम पर सिर्फ 4-5 बड़ी कंपनियों
या 2-3 देशों का कब्जा हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब सिर्फ आर्थिक एकाधिकार नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब होगा राजनीतिक प्रभुत्व, लोगों की सोच को प्रभावित करने की क्षमता और निगरानी का ऐसा स्तर जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। क्या इन रिपोर्ट्स में इससे बचने का कोई रास्ता भी सुझाया गया है? हाँ, और रास्ता सहयोग में है। लेखकों का तर्क है कि हमें एक ज्यादा खुले और संतुलित एआई इकोसिस्टम की जरूरत है। मतलब? इसके लिए ओपन सोर्स एआई मॉडल को बढ़ावा देना, डेटा तक पहुंच को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना और सबसे जरूरी, अलग-अलग देशों के बीच सहयोग से कुछ बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना। ताकि कोई एक कंपनी या देश इस तकनीक का बेजा फायदा ना उठा सके। बिल्कुल। चलिए, अब उस चेतावनी पर आते हैं जो इन स्रोतों में बार बार दी गई है। अगर हमने ये नियम कानून नहीं अपनाए तो क्या होगा? कहा गया है कि नैतिक विफलताएं कभी कभार होने वाली घटना नहीं, बल्कि प्रणालीगत यानी सिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक लोन देने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। ठीक है। उस एआई को पिछले 50 सालों के डेटा पर सिखाया गया है। लेकिन उस डेटा में ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों के साथ भेदभाव हुआ है। एआई उस भेदभाव को सीख लेगा, लेकिन वो उसे भेदभाव के रूप में नहीं देखेगा, वो उसे एक पैटर्न समझेगा। ठीक समझे। और फिर वो उसी पैटर्न के आधार पर भविष्य के फैसले लेगा, जिससे वो भेदभाव और भी पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। और जब ऐसे हजारों पक्षपाती एल्गोरिदम हमारी स्वास्थ्य सेवा, नौकरी देने की प्रक्रिया और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली में भी शामिल हो जाएंगे, तो ये भेदभाव किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं रहेगा। ये पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, अदृश्य, स्वचालित और लगातार काम करने वाला। और जब ऐसा होता है तो उन संस्थानों पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है जिन पर हमारा समाज टिका है। इसी से जुड़ा एक और खतरा है जिसका जिक्र है सुरक्षा। यहाँ डीप फेक और स्वचालित दुष्प्रचार अभियानों की बात हो रही है। हाँ, और स्रोत यहाँ हथियारबंद एआई जैसा सख्त शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन वे जो उदाहरण देते हैं वो आज की तकनीक से बिल्कुल संभव है। कल्पना कीजिए कि किसी चुनाव से ठीक पहले किसी नेता के लाखों फर्जी लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाले वीडियो बना दिए जाएं। और हर मतदाता के हिसाब से थोड़े थोड़े अलग। बिल्कुल। इसे रोकना या इसकी सच्चाई का पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। ये लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। इसमें तो उन्नत साइबर हमले भी शामिल होंगे, जो शायद पावर ग्रिड या वित्तीय बाजारों को निशाना बना सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। जो एआई ऐसे परिष्कृत हमले कर सकता है, वही एआई हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। अच्छा। एआई संचालित साइबर सुरक्षा सिस्टम इन खतरों को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से पहचान और रोक सकते हैं। तो ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की दौड़ है, जहां हमलावर और रक्षक दोनों ही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और अक्सर रक्षात्मक तकनीकें आक्रामक नवाचार से एक कदम पीछे ही रहती हैं। ठीक है, हमने खतरों की काफी गहराई से बात कर ली है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना? जी बिल्कुल। ये सब सिर्फ डराने वाली बातें नहीं है। स्रोत उन जबरदस्त संभावनाओं का भी जिक्र करते हैं जो सब कुछ बदल सकती हैं, और इसकी शुरुआत स्वास्थ्य सेवा से होती है। हाँ, और ये सच में क्रांतिकारी हो सकता है। आज हम बीमारियों का पता तब लगाते हैं जब उनके लक्षण दिखने लगते हैं। सही बात है। लेकिन एआई संचालित निदान आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक कोड, इन सब के विशाल डेटा का विश्लेषण करके बीमारियों का पता सालों पहले लगा सकते हैं, जब वे सिर्फ एक संभावना होती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि एआई इंसानी रेडियोलॉजिस्ट की तुलना में एक्सरे में कैंसर को ज्यादा सटीकता और जल्दी पकड़ सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलाज की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगी। पूरी तरह से। हम एक दवा सबके लिए वाले मॉडल से हटकर व्यक्तिगत उपचार की ओर बढ़ेंगे। एआई आपके शरीर और आपकी बीमारी की खासियत के हिसाब से दवा और उसकी खुराक तय कर सकता है। इससे न सिर्फ इलाज बेहतर होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवा का खर्च भी काफी कम हो सकता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता होगा, अगर एआई से कोई गलती हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, एआई बनाने वाली कंपनी या अस्पताल? ये एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है, और इसका जवाब आसान नहीं है। स्रोत यही सुझाव देते हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां एआई एक सहायक की भूमिका में हो। अंतिम फैसला हमेशा एक इंसान यानी डॉक्टर का हो। अच्छा। अगर सही नियम और निगरानी के साथ इसे लागू किया जाए
तो ये तकनीक दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार ला सकती है। स्वास्थ्य सेवा के अलावा एक और एरिया है जहां एआई तूफान लाने वाला है, वैज्ञानिक अनुसंधान। हाँ, इसे विज्ञान की गति को तेज करना कहा जा रहा है। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितने रिसर्च पेपर पढ़ सकता है, एआई वो कुछ घंटों में कर सकता है। कमाल है। वह उन सभी पेपर से मिले ज्ञान को जोड़कर ऐसे पैटर्न और परिकल्पनाएं बना सकता है जो किसी इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल हो। इसका कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, जैसे जलवायु मॉडलिंग। एक एआई लाखों अलग अलग क्लाइमेट सिमुलेशन चलाकर ये पता लगा सकता है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने का सबसे असरदार तरीका कौन सा हो सकता है, और सबसे किफायती भी। बिल्कुल। इसी तरह नई दवाएं खोजने में जो सालों लग जाते हैं, एआई अणुओं के अरबों संयोजनों का विश्लेषण करके इस प्रक्रिया को महीनों में समेट सकता है। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है। क्या होगा अगर हम एआई जनित नतीजों पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाएं कि हम खुद सोचना और सवाल करना ही बंद कर दें? यही असली खतरा है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एआई रचनात्मकता या सहज ज्ञान की जगह नहीं ले सकता। समाधान एक मिलीजुली टीम में है, जिसे कभी-कभी सेंटोर मॉडल कहते हैं, आधा इंसान आधा मशीन। अच्छा। जहां एआई डेटा क्रंचिंग का भारी काम करता है और इंसान अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से उन नतीजों को सही दिशा देता है। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने खतरे देख लिए, फायदे देख लिए, इस भविष्य के लिए तैयारी कैसे की जा सकती है? जाहिर है हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं। और स्रोत दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, शिक्षा और नीति। शिक्षा से शुरू करते हैं। शिक्षा की बात करें तो हमें ये मानना होगा कि आज हम स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ पढ़ा रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ 2035 की एआई संचालित अर्थव्यवस्था के लिए अप्रासंगिक हो सकता है। मतलब जानकारी रटना काफी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानकारी तो एआई के पास हमसे कहीं ज्यादा है। तो फिर हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? उन कौशलों पर जो एआई के पास नहीं है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को सुलझाना और इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारी शिक्षा प्रणाली को आजीवन सीखने, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के विचार को अपनाना होगा। जिसका मतलब है कि लोगों को अपने करियर के दौरान बार बार नए स्किल सीखने के लिए तैयार रहना होगा। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि एआई खुद इसमें हमारी मदद कर सकता है, व्यक्तिगत सिखाने वाले ट्यूटर बनाकर, जो हर छात्र की गति और शैली के हिसाब से उसे सिखा सकें। और नीति और विनियमन के बारे में क्या? यहाँ तो बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। हाँ, इसे एक बहुत अच्छी उपमा से समझाया गया है। ये उस हाईवे पर गार्डरेल बनाने जैसा है जिस पर गाड़ियां पहले से ही पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं। वाह! अगर आपने नियम बहुत कमजोर बनाए तो बहुत भयानक दुर्घटनाएं होंगी, और अगर आपने नियम इतने सख्त कर दिए कि गाड़ियां चल ही ना पाएं। हल एक वैश्विक बातचीत में है। कोई एक देश अकेले इसके लिए नियम नहीं बना सकता, क्योंकि एआई की कोई सीमा नहीं होती। लेखकों का मानना है कि हमें सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे बनाने होंगे, यानी दुनिया के देशों को मिलकर कुछ ऐसे बुनियादी नियम कानून बनाने होंगे जो सबके लिए हों। और इन नियमों का मकसद नवाचार को रोकना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वो सार्वजनिक हित के दायरे में रहे। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि 2035 का एआई एक दो-धारी तलवार है। ये या तो समाज में पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर सकता है, या फिर मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में हमारी मदद कर सकता है। और फैसला हमारे हाथ में है। बिल्कुल, उन विकल्पों में जो हम इस दशक में चुनते हैं। स्रोतों का सार यही है कि तकनीक को नहीं, इंसानों को इस कहानी का नायक बने रहना होगा। निष्कर्ष यही है, 2035 में एआई की विरासत इस बात से तय नहीं होगी कि वो कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से कि वो कितना बुद्धिमान है। और बुद्धिमानी उन मूल्यों से आती है जो हम आज उसमें डाल रहे हैं। नौकरी का विस्थापन, नैतिक विफलताएं और सुरक्षा के खतरे, ये सब वास्तविक हैं, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य, विज्ञान और शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता भी उतनी ही वास्तविक है। तो तैयारी करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल। इस चर्चा के बाद हम सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत एक बहुत ही काम की सलाह देते हैं कि व्यक्तियों को उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एआई से मुकाबला करने के बजाय उसके पूरक हों। उसके साथ मिलके काम करें। तो सोचने वाली बात यह है, आज के हिसाब से वो कौन सा एक कौशल हो सकता है जिसे विकसित करना सही रहेगा, जो एआई की नकल करने के बजाय उसके साथ मिलकर बेहतर काम कर सके, और उसे सीखने की दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है?